हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ के यूनिट के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हो सकते हैं। तो टोटल हम लोग 12-13 क्वेश्चंस आज भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोगों का एसबीटी के सिलेबस के हिसाब से यूनिट नंबर 5 का हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। और इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग शेयर बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ इन तीनों के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू। स्टील और कंक्रीट के बीच में जो हम लोग लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे थे, जो हम लोग सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम पढ़ रहे थे, तो हम लोग एजम्पशन लिए थे कि स्टील और कंक्रीट जो है इसके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग किस वजह से है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फ्रिक्शन, एडिशन, बोथ फ्रिक्शन एंड एडिशन और नन ऑफ दिस। तो हम लोग जब बॉन्ड का चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोग जब आरसीसी का क्लास किए थे यूट्यूब पे ही, तो उसमें हम लोग जब बॉन्ड का यूनिट स्टार्ट किए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि 2 रीजन होता है जिसके वजह से स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग आता है। पहला आपको फ्रिक्शन का होता है और दूसरा आपको एडिशन का होता है। और एडिशन के वजह से जो हम लोगों का बॉन्डिंग आता है उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिक्वायर्ड आएगा, कितना लेंथ देंगे जो हम लोगों का एडिशन की वजह से हम लोगों का बॉन्डिंग बनेगा। तो आपको पता है कि इसमें 2 तरह का आपका फोर्स होता है, आपका फ्रिक्शन और आपका एडिशन। इन दोनों के वजह से आपका बॉन्डिंग आता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है डिस्कस करने को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन और एडिशन दोनों की वजह से ही बॉन्डिंग होता है। अगर आपके क्योंकि हम लोग जब अगर आप क्लास देखेंगे तो क्लास में हम लोग ये डिस्कस भी किए थे कि 2 रीजन्स होते हैं बॉन्ड डेवलप होने के। तो ये वही दोनों रीजन्स है जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हेन HYSD बार्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ, 4 ऑप्शन है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डज नॉट चेंज, बिकम 0। अब समझिए कि जब HYSD बार यूज करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस होता है। तो हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, जो हम लोग डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं, वो डेवलपमेंट लेंथ हो जाता है आपको 0.87 FY इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए। इसमें जो हम लोग ये टाउ BD यूज करते हैं, ये टाउ BD है आपका डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। अब ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस का आपको IS 456-2000 जो है वो एक टेबल प्रोवाइड करता है। उसमें आपको इसका वैल्यूज बताया जाता है अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, जैसे M20 के लिए, M25 के लिए, M30 के लिए, और इसी तरह से M40 के लिए एंड बियॉन्ड। इस तरह से आपको टेबल बना हुआ है। उस टेबल में आप देखेंगे कि आपका जो M20 है इसके लिए वैल्यू है 1.2, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है, क्योंकि स्ट्रेस है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होगा। ये 1.4, ये 1.6, इस तरह से आपको टाउ BD का आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो ये जो टेबल आपको IS 456 प्रोवाइड करता है, ये टेबल होता है आपको माइल्ड स्टील के लिए। ये है आपको माइल्ड स्टील के लिए। तो माइल्ड स्टील हम लोग किसको जानते हैं, ये Fe 250 होता है माइल्ड स्टील। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अगर 250 के जगह पे हम लोग HYSD बार यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग 415 यूज करते हैं, या फिर हम लोग जब Fe 500 यूज करेंगे, तो ये दोनों क्या है आपको HYSD बार्स है। तो जब हम लोग HYSD बार्स यूज करेंगे तो इस टेबल के नीचे में आप एक शॉर्ट नोट देखेंगे। अगर जब आप IS 456-2000 ओपन करेंगे, उसमें आप बॉन्ड के चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे इस टेबल के नीचे एक नोट दिया हुआ है। ये जो आपको वैल्यूज है टाउ BD का, जो ये वैल्यूज आपको दिया हुआ है 1.2, 1.4, 1.6, ये है आपको टेंशन रिइंफोर्समेंट के लिए। टेंशन रिइंफोर्समेंट, जैसे बीम में हम लोगों का जो बॉटम वाला स्टील होता है वो टेंशन रिइंफोर्समेंट होता है, तो वो टेंशन रिइंफोर्समेंट के लिए और आपका ये माइल्ड स्टील के लिए आपको ये वैल्यू दिया है। मतलब ये एज्यूम कर रहा है कि अगर आप एक बीम ले रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें आप बॉटम में यहाँ पे स्टील दे रहे हैं, तो क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस है तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन है, तो ये Fe 250 का स्टील है और ये टेंशन जोन में है। इसको एज्यूम करता हुआ ये आपको वैल्यूज दिया हुआ है। अब अगर आपका कंडीशंस अलग है, मान लीजिए आप यहाँ पे बॉटम में नहीं देखा कि आप टॉप में बात कर रहे हैं रिइंफोर्समेंट की, तो फिर आपको ये वैल्यूज क्या होगा। या फिर अगर आप 250 नहीं लेकर के Fe 415 या Fe 500 ले रहे हैं तो उसमें वैल्यूज क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 2 नोट प्रोवाइड किया हुआ है इसी टेबल के नीचे में, नोट 1 और नोट 2। अब नोट 1 और नोट 2 क्या है, ये कहता है कि अगर आप Fe 250 नहीं यूज कर रहे हैं, Fe 250 यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यूज आपका टाउ BD का डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप Fe 250 नहीं यूज करके आप HYSD बार्स यूज कर रहे हैं, तो ये जो टाउ BD है, ये टाउ BD को आप 60% से क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये एरो बना रहे हैं हम ऊपर की तरफ, मतलब ये इंक्रीज होगा, डाउन कर देंगे तो डिक्रीज होगा। तो टाउ BD का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 60% इंक्रीज कर देंगे।
इसका मतलब क्या है कि जो भी टाउ बी डी होगा उसको हम लोग 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 1 टाउ बी डी है, इसको हम लोग 60% इंक्रीज कर देते हैं, मतलब हम लोग इसको टाउ बी डी इंटू 1.6 कर देंगे। तो आप देखे होंगे कि जब आप न्यूमेरिकल करते हैं उसमें कई बार आप इस टाउ बी डी के जगह पे, जब आपका न्यूमेरिकल में FE 415 या 500 रहता है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला में 4 इंटू 1.6 इंटू जो आपका टाउ बी डी का वैल्यू रहता है 1.2 1.4, आप अक्सर वैसे लेते हैं, क्योंकि आपको टाउ बी डी को क्या करना पड़ता है 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब हम HYSD बाहर लेकर के चलते हैं, FE 415 या FE 500। अब ये हुआ आपको बॉटम का, मतलब बॉटम में आपको क्या क्या केस हो सकता था, आप FE 250 यूज कर सकते थे, कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू रहेगा, अगर नहीं कर रहे हैं 415 ले रहे हैं या 500 ले रहे हैं तो ये वाला वैल्यू 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे टेंशन एनफोर्समेंट दे रहे हैं, अब आपका टेंशन का काम हो गया, अब आप कॉम्प्रेशन एनफोर्समेंट में आ जाइए। अगर आप कॉम्प्रेशन में सिर्फ आप अगर ये वाला वैल्यू दे रहे हैं, मतलब आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, सॉरी, जब आप FE 250 को ही कॉम्प्रेशन में लगा रहे हैं तो वो कहता है इन वाले वैल्यूज को 25% आप इंक्रीज कर दीजिए, मतलब टाउ बी डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा 25% इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि टाउ बी डी इंटू 1.25 हो जाएगा। जब हम लोग बॉटम में यूज कर रहे थे तो टाउ बी डी यूज कर रहे थे, जब हम लोग टॉप में यूज करेंगे अगर FE 250 ही है आपका तो टाउ बी डी इंटू 1.25 हो जाएगा, मतलब 25% ज्यादा उसमें हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ लेंगे, बॉन्ड स्ट्रेस लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे 250 नहीं यूज करके 415 या 500 यूज करेंगे तो आपके साथ अब दो प्रॉब्लम हो रहा है। पहला कि ये वैल्यू जो है ये आपको टेंशन का है और माइल्ड स्टील का है। अब आप क्या कर रहे हैं, ना टेंशन में है, आप कंप्रेशन में भी आ चुके हैं, और अब आप माइल्ड स्टील नहीं यूज करके HYSD यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप टेंशन के बदले कंप्रेशन में है तो 1.25 होगा, और क्योंकि उसमें भी आपका जो रेनफोर्समेंट है वो HYSD है तो 1.6 हो जाएगा। तो तीसरा नोट जो है वो वहां पे लिखा हुआ नहीं है, वो आपको इस तरह से नोट डाउन कर लेना है कि टाउ बी डी इंटू 1.6 इंटू 1.25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टाउ बी डी कब, जब आप कंप्रेशन जोन में रहेंगे और आपका HYSD बार रहेगा, कोई सा भी 415 हो या 500 हो, उस केस में 1.6 इंटू 1.25 हो जाएगा। यही है पूरे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आपका चैप्टर है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो बस इतना सही है। अब इसको ही आपको अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसी से आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो टोटल आपका बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर रेनफोर्समेंट बॉटम में यूज कर रहे हैं और अगर आपका FE 250 है तो टेबल का वैल्यू यूज होगा, जो कि अक्सर नहीं होता है, क्योंकि आप अगर बीम का आप न्यूमेरिकल अभी करके आए हैं सिंगल रेनफोर्स डब्ल्यू रेनफोर्स में, वहां पे अक्सर आप देखेंगे कि FE 500 और FE आपका 415 ये दो स्टील्स ही आपको ज्यादातर यूज होते हैं। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि जब ये FE 250 के लिए नहीं है तो आप 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप हर बार बॉटम को तो नहीं निकालते हैं, कई बार हो सकता है क्वेश्चन में आपको टॉप का भी निकालना पड़ेगा। तो जब आप जैसे आपका अगर ये फिक्स्ड बीम हो जाता, अगर ये आपका फिक्स्ड बीम होता, तो फिक्स्ड बीम होता तो यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट होता, यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ के लिए तो आप यहाँ जो दे रहे हैं वो तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट है, इसका मतलब है यहाँ भी आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ कैलकुलेट करके, तो उस स्टील का भी तो आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उस तरह के प्रॉब्लम में फिर आपको ये वाला वैल्यू जो होगा वो 1.6 इंटू 1.25 करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप में है तो 1.25 और क्योंकि 415 या 500 है तो 1.6। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका HYSD बार अगर यूज करते हैं तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पे समझिए कि अभी ये आपका FE 250 का फॉर्मूला है, अगर हम इसमें सिर्फ टाउ बी डी देख के चले तो ये FE 250 का फॉर्मूला है। अब वो कह रहा है कि जब आपका FE 415 होगा फॉर एग्जांपल, तो आपका ये वाला जो कह रहा है द बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ टाउ बी डी की बात कर रहे हैं। अगर आपको LD का बोलता तो LD डिक्रीज कर जाता, क्योंकि टाउ बी डी जितना आप यहाँ बढ़ाएंगे तो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो ये वाला वैल्यू जो होगा ये आपका कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। 1.4 है तो हम लोग इसको इंटू 1.6 कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का A, इंक्रीजेस। अब इसी में अगर पूछता कि अगर डेवलपमेंट लेंथ को क्या होता तो आप लोग लिखते उसको डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे आपका वैल्यू चाहे 1.25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 1.6, जो 1 से बड़ा आप कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे वैल्यू को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर आप यहाँ पे 0.9 0.8 कुछ मल्टीप्लाई करते तो ये LD का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता। तो इसलिए आपको क्वेश्चन इसमें 2 बन जाता है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है द बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं पूछ के डेवलपमेंट लेंथ पूछता तो उसका वैल्यू हो जाता फिर डिक्रीजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द HYSD बार्स
फॉर HYSD बार्स द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी, अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि जब हम लोग HYSD बार्स यूज करेंगे तो लिमिट स्टेट मेथड में बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा तो हम लोग जान रहे हैं कि ये हम लोगों का HYSD के लिए था, ये हम लोगों का था कॉम्प्रेशन में, ये सिर्फ कॉम्प्रेशन के लिए था, और जब कॉम्प्रेशन में HYSD यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोगों का ये थर्ड वाला था। तो ये क्या हो जाएगा, 60% से हम लोग इंक्रीज कर रहे थे बॉन्ड स्ट्रेस को जब HYSD ले रहे थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 60%, डिक्रीज 60 करते लिए हैं और 25% हम लोग कॉम्प्रेशन में इंक्रीज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज। अगर आपको ये टेबल ध्यान है, अगर आपको ये टेबल याद है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टेबल नहीं है, इसमें 1.2, 1.4, 1.6 इस तरह करके आपको वैल्यूज आता है, यहाँ पे 1.8 आता है। तो आपको M20 के लिए पूछा था, M20 के लिए बॉन्ड स्ट्रेस कितना होता है, 1.2। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि ये आपको Fe250 के लिए होगा या Fe415 के लिए होगा। तो अगर आपको बोलता है कि Fe415 के लिए बताइए, तो आप क्या करते कि 1.2 आपको याद रखना पड़ता, फिर आप इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करते और फिर वो वाला वैल्यू आपका Fe415 के लिए होता। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट इज। तो M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए 1.2 आपका डिजाइन स्ट्रेस का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस में आपको 1.2 हो जाएगा करेक्ट, तो डी। तो 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब ये रहा फॉर्मूला। अब इसमें आप देखिए कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये क्या होता है। जब आप किसी, जैसे ये LD इज इक्वल टू एक आप फ्रैक्शन में आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ न्यूमरेटर है आपका और कुछ डिनोमिनेटर है। तो जब आप न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ाते हैं, ये आपका न्यूमरेटर है, तो जब आप इसको इंक्रीज करते हैं तो ओवरऑल इक्वेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर मान लीजिए न्यूमरेटर का वैल्यू 100 है और डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर आपका 10 आ रहा है, तो LD कितना आ जाएगा, 10। लेकिन जैसे ही आप न्यूमरेटर को 120 कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करेंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। फिर इसको 140 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 14। तो जैसे जैसे आप यहाँ वैल्यू 100 से 120, 140 जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका LD का वैल्यू जो है वो आपका इंक्रीज होता जा रहा है। उसी तरह से जब आपका ये है आपका डिनोमिनेटर, तो जब डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा जो वैल्यू होगा ये कम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर आपका 100 है, डिनोमिनेटर पहले आपका 10 था, तो वैल्यू आपका 10 आ रहा था। जब आप इस डिनोमिनेटर को 20 कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आप जब इसको 40 कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। मतलब नीचे जितना इंक्रीज कीजिएगा LD उतना कम होता चला जाएगा। तो इस फॉर्मूला में आपका Fy और फाई, ये फाई क्या है, डाया ऑफ बार है, तो ये डाया ऑफ बार और ये ग्रेड ऑफ स्टील, ये आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये LD बढ़ता जाएगा। और आपका नीचे में क्या है, 4 इंटू टाउ BD। तो 4 तो आपका वैल्यू न्यूमेरिकल है, वैल्यू न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो आपका इसका मतलब है कि टाउ BD जो वैल्यू है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको आप जितना बढ़ाएंगे ये उतना डिक्रीज होता चला जाएगा। तो टाउ BD को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ कह लीजिए या डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस इन बार। तो स्ट्रेस इन बार के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी ये 0.87 Fy ये आपका स्ट्रेस इन बार है, बार का स्ट्रेस हम लोग 0.87 Fy लेते हैं, तो उसके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आंसर हो जाता है स्ट्रेस इन बार या फिर डाया ऑफ बार। लेकिन आपको पूछ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 5 का बी, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 6, बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू फॉर कंप्रेशन में भी इंक्रीज इन रिस्पेक्ट टू टेंशन बाय। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लोग बॉटम में टेंशन में ले रहे हैं तो हम लोग टाउ BD ले रहे हैं। जब हम लोग टॉप में चले जाएंगे, सेम स्टील Fe250 के लिए ही अगर बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू टाउ BD। इसका मतलब क्या है, 25% हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 6 का हो जाएगा 25%, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि HYSD बार, तो सिर्फ लिखा हुआ है कि बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू है उससे 25% इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 6 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, द मिनिमम लेंथ ऑफ बार विच मस्ट बी एम्बेडेड इन कॉन्क्रीट टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज। बीम बीम नहीं कह रहा है कि कंक्रीट में कितना जो लेंथ हम लोग कितना लेंथ हम लोग अंदर ले जाएंगे जिससे हम लोगों का फुल बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग उसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट लेंथ हम लोग निकालते हैं, ये क्या निकालते हैं कि अगर हमारा ये सपोर्ट है, ये कंक्रीट है, ये कॉलम है हमारा, ये हमारा बीम है,
अब इस बीम में बेंडिंग मोमेंट आया था, इसके लिए हम लोग एक स्टील प्रोवाइड किए थे। तो ये तो हुआ बीम का क्लियर स्पैन, यहाँ से बीम का क्लियर स्पैन है अगले वाले सपोर्ट तक। तो ये तो हुआ हम लोगों का रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड किए। इसको हम लोगों को स्लिपिंग से बचाना है, इसको हम लोगों को प्रॉपर ग्रिपिंग देना है, बॉन्ड देना है। तो हम लोगों को इसको कंक्रीट के अंदर में इम्बेड करना पड़ेगा। तो कंक्रीट के अंदर में हम लोग कितना इम्बेड कर देते हैं, जो हम लोगों का डेवलपमेंट लेंथ निकल करके आता है, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं LD। अब ये अगर इस कॉलम के पूरे विड्थ तक में नहीं आता, जैसे LD अगर आपका फॉर एग्जांपल 1000 आ गया, अब कॉलम जो है ये आपका 600 का ही है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको इस तरह से बेंड कर देते हैं। तो ये टोटल लेंथ फिर क्या हो जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस टोटल लेंथ को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, एंकरेज लेंथ, फ्लेक्सुरल लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ और बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जो हमारा ये टोटल बीम है, इस टोटल बीम में ये कंक्रीट के साथ आपका स्टील जो है ये एम्बेड किया हुआ है, तो ये टोटल बीम का जो लेंथ होगा ये टोटल आपका बॉन्ड लेंथ होगा, क्योंकि यहाँ टोटल में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक में स्टील को कंक्रीट के साथ बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, जो आपको एक्चुअली में स्लिपिंग को रोकेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा कि आपको कंक्रीट पे कितना हम लोग इम्बेड करेंगे, तो हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को इम्बेड करेंगे। ठीक है, तो 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 8 का है द एंकरेज वैल्यू फॉर ए यू बेंड इज। यू बेंड के लिए एंकरेज वैल्यू कितना होता है, हम लोगों को पता है कि एंकरेज वैल्यू जो होता है वो 4 होता है फॉर 45 डिग्री बेंड के लिए। मतलब अगर हम लोग एक बार है, इसको अगर हम लोग 45 डिग्री बेंड करेंगे तो इसका जो एंकरेज लेंथ होगा, सॉरी ये वाला, अगर आपका ये डेवलपमेंट लेंथ फॉर एग्जांपल आप यहाँ से दे रहे हैं, ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये आपका कॉलम है। अब इसमें आप क्या करें, ये बार को अंदर ले आए, टोटल डेवलपमेंट लेंथ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ से जब आप उसको बेंड कर रहे हैं 45 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री बनता है, तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4 तो जब 4 फॉर एवरी 45 डिग्री, मतलब जब आप 90 डिग्री पे आइएगा तो 8 हो जाएगा, जब आप 180 डिग्री पे आइएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो अब आपको क्या पूछ रहा है, यू बेंड। यू बेंड क्या होता है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, मतलब है कि 180 डिग्री को हम लोग यू टर्न कहते हैं। तो यू बेंड हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री के लिए आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका 16 तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 8 16 12 4 तो करेक्ट ऑप्शन 8 का हो जाएगा B 16 9th क्वेश्चन है शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। शेयर एनफोर्समेंट को किस फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब आपका बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एंड हो गया। अब आपका ये आ रहा है शेयर, यहाँ से हम लोग शेयर का क्वेश्चन करेंगे। अब शेयर एनफोर्समेंट किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग लास्ट क्लास में भी जब हम लोग बीम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग बताए थे कि जो हम लोगों का मेन बार होता है और जो हम लोगों का टॉप में बार होता है वो बेंडिंग मोमेंट को बियर करता है, और जो हम लोग स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं बीम में वो हम लोगों का शेयर लेता है। अब स्टीरअप्स को जब आप प्रोवाइड करते हैं तो स्टीरअप्स के लिए आपको पता है कि जब आप शेयर का यूनिट पढ़ रहे थे तो आपको उसमें पता होगा कि आप लोग 2-3 तरह से हम लोग स्टीरअप्स को प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा वर्टिकल स्टीरअप्स होता है, दूसरा हमारा इंक्लाइंड स्टीरअप्स होता है, और तीसरा होता है हमारा बेंट अप बार्स। तो बेंट अप बार्स को या तो हम लोग इंक्लाइन के साथ प्रोवाइड करते हैं या फिर हम लोग वर्टिकल के साथ प्रोवाइड करते हैं, मगर बेंट अप बार्स भी आपका शेयर लेता है। मतलब ये 3 तरीके से अगर आप एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका शेयर फोर्स जो है वो काउंटर हो जाता है। तो आपको ऑप्शंस में क्या दे रहा है, वर्टिकल बार्स, इंक्लाइन बार्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइन बार्स, या एनी वन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि आपको वर्टिकल बार्स भी आप देते हैं, इंक्लाइन बार्स भी आप देते हैं, और उसके बाद आप वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों को आप कंबाइन करके भी दे सकते हैं। मतलब आपके स्टीरअप्स इस तरह से भी हैं, इस तरफ से भी है फिर आपके जैसे ये वर्टिकल है, इसमें आप यहाँ से ऐसे बेंट अप बार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब आपको इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको ये तीनों ऑप्शन जो है A, B और C ये तीनों करेक्ट है। इसका मतलब है कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 का D, एनी वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द शेयर कैपेसिटी ऑफ एन आरसीसी बीम विदाउट शेयर एनफोर्समेंट इज। एक आरसीसी बीम का शेयर कैपेसिटी कितना होगा अगर हम उसमें शेयर एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो हमको पता है कि एक आरसीसी बीम का जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो आपको टाउ सी होता है। टाउ सी आपको डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ है। ये आपको पेज नंबर 73 पे इसके लिए आपको एक टेबल दिया हुआ है कि टाउ सी का वैल्यू अलग अलग परसेंटेज ऑफ स्टील और अलग अलग कंक्रीट के लिए कितना हो सकता है। तो हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट का अलग अलग, जिसमें आप रेनफोर्समेंट अलग अलग परसेंटेज दीजिएगा तो वो अलग अलग आपको उसका डिजाइन स्ट्रेंथ होता जाएगा। तो अगर आपको शेयर कैपेसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब है कि एक पार्टिकुलर सेक्शन कितना शेयर उठा सकता है। तो टाउसी तो आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। इस टाउसी को जब आप बीडी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक सेक्शन की बात करेगा। जिस बीडी से मल्टीप्लाई कीजिएगा उस सेक्शन का आपको ये शेयर कैपेसिटी बताएगा।
और जब आपका ये टाउ सी बी डी जो है, ये वाला वैल्यू जब आपके जो आपका शेयर फोर्स आ रहा है, जब उसको काउंटर नहीं कर सकेगा, तब हम लोग फिर शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये टाउ सी बी डी जो है, ये आपके कंक्रीट का अपना एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए शेयर रेजिस्ट करने का कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दे रहा है टाउ सी बी डी, टाउ वी बी डी, टाउ वी माइनस टाउ सी और टाउ सी मैक्स। तो टाउ सी बी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब टाउ वी बी डी क्या होता है? टाउ वी बी डी होता है कि एक किसी भी बी डी पे, मतलब एक किसी भी बीम पे आपको कितना शेयर फोर्स आ रहा है, वो है आपका टाउ वी बी डी। तो हम लोगों को एक वैल्यू हो जाता है हम लोगों का टाउ वी बी डी। ये टाउ वी बी डी क्या हो जाता है? शेयर फोर्स, शेयर फोर्स। फिर आ जाता है आपका टाउ सी बी डी। टाउ सी बी डी क्या हो जाता है? शेयर कैपेसिटी। तो ये किसका कैपेसिटी? ऑफ कंक्रीट। और जब ये वाला वैल्यू टाउ वी बी डी इज ग्रेटर देन टाउ सी बी डी हो जाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं कि टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी हो जाता है, तब फिर हम लोग आते हैं कि अब हम लोगों को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करेंगे? जब ये आपको टाउ सी मैक्स से कम होगा। मतलब कंक्रीट का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है शेयर रेजिस्ट कर लेने का, उस मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर अगर आपका शेयर फोर्स आ रहा है, तभी तो आप उसमें रेनफोर्समेंट देकर के उसको एक आरसीसी बनाएंगे ना। लेकिन अगर आपका कैपेसिटी से ज्यादा ही फोर्स आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको वो सेक्शन ही पास नहीं होगा, चाहे उसमें कितना भी रेनफोर्समेंट दे दे, वो फेल कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जब हम लोगों का टाउ वी जो है वो टाउ सी से ज्यादा होता है, कंक्रीट की कैपेसिटी से ज्यादा हो गया है, तो हम लोग रेनफोर्समेंट देंगे, शेयर रेनफोर्समेंट। लेकिन अगर टाउ सी मैक्स से कम हो रहा है तभी, अगर टाउ सी मैक्स से भी ज्यादा हो रहा है टाउ वी, फिर हम लोगों को सेक्शन ही चेंज करना पड़ेगा, सेक्शन का साइज जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टिकुलर सेक्शन उतना फोर्स नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा टाउ सी बी डी, हम लोगों के कंक्रीट का जो आपका स्ट्रेंथ होता है। तो 10th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताइए। द बेंट अप बार्स एट अ सपोर्ट रेजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। द बेंट अप बार्स एट अ सपोर्ट रेजिस्ट द शेयरिंग फोर्स। थर्ड है द बेंडिंग ऑफ बार्स नियर सपोर्ट इज जनरली एट 45 डिग्रीज। और चौथा है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब एक एक करके पहले ऑप्शन समझिए कि ऑप्शंस क्या बता रहा है। बेंट अप बार्स के बारे में आपको पूछ रहा है, आपको 4 ऑप्शंस दे रहा है और आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये चूज करना है। तो बेंट अप बार्स के बारे में पहले एक चीज समझ लीजिए कि हम लोग लास्ट क्लास में भी जब एक लास्ट क्वेश्चन किए थे, उसमें आपको समझाए थे कि ये आपका अगर कॉलम है या इसमें इस तरह से अगर आपका एक कंटिन्यूस सपोर्ट चल रहा है, ये हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों का 2 स्पैन का सपोर्ट है। अब हम लोगों का इसमें कुछ लोड आया ऊपर से, इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट आया। बेंडिंग मोमेंट हम लोग ब्लू से बना देते हैं। ये आपका सेंटर लाइन है, यहां से एक इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। ठीक है, अब इस बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको क्या करना था? स्टील प्रोवाइड करना था। तो हम लोग बोले थे कि क्योंकि ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर से नीचे ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। इससे ऊपर ये क्या है? नेगेटिव है। ये वाला भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि हम लोगों को जब स्टील प्रोवाइड करना है, तो हम लोगों को पॉजिटिव वाला जो बेंडिंग मोमेंट आया है, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे स्टील देना है। इधर भी जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आया, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे स्टील देना है। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी है, तो हम लोगों को इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक स्टील देना है और हम लोगों को यहाँ पे भी स्टील देना है और फिर हम लोगों को यहाँ पे भी स्टील देना है। तो हम लोग बोले थे कि क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के लिए ही हम लोग मेन बार देते हैं, बाकी शेयर फोर्स के लिए तो हम लोग स्टील देते हैं। अब ये मेन बार हम लोगों को एक्चुअली में रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना दूर है, या यूं कहें तो हम लोगों को सिर्फ इतना दूर है, जितना दूर तक ये जोन है बेंडिंग मोमेंट का, उतना दूर तक हम लोगों को रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट है। यहाँ भी हम लोगों को सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग अगर चाहें तो सिर्फ यहाँ अगर ये कंक्रीट फेल नहीं होता, कंक्रीट अगर सपोर्टेड हो जाता, तो हम लोग यहाँ रेनफोर्समेंट देते, तो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट हो जाता। लेकिन क्योंकि अब आपका आरसीसी है, आपका कंक्रीट जो है वो टेंशन में कुछ फोर्स नहीं ले पाता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट इस तरह से देंगे, तो जहां पे रेनफोर्समेंट छूटा हुआ रहेगा, वहां से ये सेक्शन आपका टूट के गिर जाएगा। तो हम लोगों को क्योंकि पीसीसी ऑब्वियसली नहीं हो पा रहा था, तभी तो हम लोग आरसीसी इन्वेंट किए थे। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को रेनफोर्समेंट को थोड़ा अंदर तक लेके जाना पड़ेगा, ताकि ये कंक्रीट जो है ये फेल ना हो और ये एक पूरा एक सपोर्ट में रहे। तो सपोर्ट में रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट का काम हो गया, यहाँ पे रेनफोर्समेंट का काम हो गया, हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से बेंड करके नीचे ले आते हैं, फिर यहाँ से ये इसका काम यहाँ हो जाता है, तो हम लोग बेंड करके ऊपर ले जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ से बेंड करके नीचे ले आते हैं, और फिर यहाँ इसका काम हो जाता है, तो हम लोग इसको ऊपर ले आते हैं। तो इसी बार को आप इस तरह से देखते हैं, आपको प्रोवाइड किया हुआ। जब आप बीम से भी देखते होंगे तो आपको ये बार जो है ये बेंट अप किया हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं बेंट अप बार्स। ठीक है,
और यही बेंट अप बार्स हम लोग अभी शेयर फोर्स जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां भी डिस्कस किए थे कि हम लोग बेंट अप बार्स प्रोवाइड करते हैं, बट अलोन नहीं प्रोवाइड करते हैं, या तो इंक्लाइन स्टीरअप्स देते हैं या फिर हम लोग वर्टिकल स्टीरअप्स देते हैं। मतलब अगर हम लोग अब शेयर की बात करें तो शेयर के लिए हम लोगों को या तो यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल स्टीरअप देना पड़ेगा और या फिर हम लोगों को इस तरह से इंक्लाइंड स्टीरअप जो है ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो तरीका है, मतलब या तो इसके साथ कंबाइन कीजिए या इसके साथ कंबाइन कीजिए, लेकिन किसी एक के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। तो अब ये बेंट अप बार्स जो है, अब आपको इसका दो काम समझ में आ गया। एक तो आया कि ये आपका बेंडिंग मोमेंट, जो आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये क्या, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जब आप पॉजिटिव में स्टील प्रोवाइड कर रहे थे, वहां पे काम खत्म हो गया था, तो आप ऊपर की तरफ गए और आप यहाँ पे इसी स्टील को बेंड करके आप ऊपर की तरफ प्रोवाइड कर दिए। इसका मतलब है बेंट अप बार्स क्या हुआ, आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के काम आया। फिर दूसरा आपको सब फायदा क्या हुआ कि बेंट अप बार से आपको शेयर फोर्स भी आप रेजिस्ट कर सके। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो ये एंगल है बेंट अप बार्स का, ये जनरली 45 डिग्री ही होता है। ठीक है, अदरवाइज आप कभी कभी 30 डिग्री भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट इन जनरल अगर बात किया जाए तो वो 45 डिग्री ही होता है। तो आपको इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शन जो है ये बेंट अप बार्स के लिए करेक्ट है। तो आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि आपके नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, आपके शेयरिंग फोर्स, इस दोनों को रेजिस्ट करता है और आपका एंगल भी 45 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 11th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज। हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों का अगर एक ये रेक्टेंगुलर बीम है, ये आपका कॉलम है, तो इसमें जो हम लोगों का शेयर इन्फोर्समेंट देते हैं हम लोग स्टीरअप्स को, तो हम लोग स्टीरअप्स को किस तरह से देते हैं। तो अगर आपका ये स्पैन है एल, ये इसको हम लोग कैपिटल एल बोल दें, अगर ये आपका कैपिटल एल है तो इस कैपिटल एल से l/4 डिस्टेंस जो है ये वाला, और यहाँ से l/4 डिस्टेंस, अब बीच में ये रिमेनिंग रह गया l/2 डिस्टेंस। तो ये l/4 डिस्टेंस तक हम लोग क्या करते हैं, स्टीरअप्स को क्लोजली स्पेस देते हैं। यहाँ पे क्योंकि आपका शेयर फोर्स ज़्यादा होता है, तो शेयर फोर्स ज़्यादा होता है तो हम लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होता है एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स का वो ज़्यादा होता है। तो जब एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है कि इसी डिस्टेंस में आपको ज़्यादा रेनफोर्समेंट देने की जरूरत है। इसका मतलब है स्पेसिंग क्या हो गया, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद बीच में आपको यहाँ तक में आपको शेयर फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास रहता है, क्योंकि इसका आपका शेयर फोर्स डायग्राम अगर यूडीएल है तो ये कुछ इस तरह से हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा वैल्यू इधर और थोड़ा सा वैल्यू इधर, बहुत कम वैल्यू रहता है शेयर फोर्स का। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा दूरी पे जो इसका स्पेसिंग रहता है, अगर हम लोग इसको d कहते हैं तो यहाँ पे जो स्पेसिंग रहता है ये आपका 2d हो जाता है, हम लोग इसको ट्वाइस कर देते हैं। अगर 100 mm का स्पेसिंग था तो इसको हम लोग 200 mm का स्पेसिंग कर देते हैं। और फिर वापस जब इधर हम लोगों का l/4 डिस्टेंस होता है, इसमें हम लोग वापस इसको क्लोजली स्पेस करते हैं। ये होता है हमारे स्टीरअप्स का प्रॉपर अरेंजमेंट। आपके सपोर्ट से l/4 डिस्टेंस, सपोर्ट से l/4 डिस्टेंस। अगर ये फिक्स सपोर्ट है तो, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है, जैसे आपका एक वॉल है, ये ब्रिक वॉल है और इसके ऊपर से आपका इस तरह से अगर आपका बीम रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सिंपली सपोर्टेड है। जब सिंपली सपोर्टेड होता है तो उसमें हम लोग ऑलमोस्ट हर जगह पे बराबर स्पेसिंग देते हैं, क्योंकि उसमें जो हम लोगों का शेयर फोर्स होता है वो उसमें, क्योंकि ये फिक्सिलिटी एक्चुअली नहीं होता, उसमें सिर्फ शेयर फोर्स का बात नहीं होता है, उसमें फिक्सिलिटी का ही बात आता है कि यहाँ पे किस तरह से ये फिक्स किया हुआ है। अब सिंपली सपोर्टेड रखा हुआ है तो इसमें हम लोग इक्वल स्पेसिंग दे देते हैं पूरे में। लेकिन अगर आपका फिक्स्ड है तो हम लोग सपोर्ट पे, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव शेयर फोर्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे कम स्पेसिंग देते हैं और सेंटर वाले पोर्शन पे ज़्यादा स्पेसिंग देते हैं। ये आपका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। अगर आप कहीं प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वाला अगर आप बिल्डिंग देखेंगे, वहाँ जहाँ पे आपका टोटल नियम्स जो होते हैं, रूल्स होते हैं, वो फॉलो किए जाते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि सपोर्ट पे स्पेसिंग जो है ये कम है और बीच वाले में आपका स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा है। तो आपको ऑप्शंस क्या दे रहा है कि केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, तो हम लोग थ्रू आउट द लेंथ सिंपली सपोर्टेड में रखते हैं बट फिक्स में नहीं रखते। इसका मतलब है कि आप एक फिक्स रूल नहीं कह सकते हैं कि जब हम लोग बीम की बात करेंगे, जब हम लोग स्टीरअप्स की बात करेंगे तो हम लोग पूरे लेंथ में थ्रू आउट कांस्टेंट ही रखेंगे। वैसा हम लोगों का कंडीशंस होता है, कंडीशंस के हिसाब से होता है। इन जनरल रूल आप इसको नहीं बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजेस एट द एंड्स, स्पेसिंग आपका एंड पे डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग इस सेंटर से एंड की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे स्पेसिंग जो है वो आपका घटता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज्यादा होता चला जा रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। थर्ड है डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बीम, जब हम लोग सेंटर ऑफ द बीम की तरफ आते हैं तो स्पेसिंग डिक्रीज हो जाता है, ये भी गलत है, उल्टा कह रहा है। हम लोग जब सेंटर की तरफ आते हैं तो स्पेसिंग हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको कह रहा है इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम। जब हम लोग सेंटर ऑफ द बीम की बात करते हैं तो वहां पे स्पेसिंग जो होता है स्टीयर्स का वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो 12th का आपका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, 13th क्वेश्चन। ये
टोटल हम लोग बॉन्ड में से किए हैं 8 क्वेश्चंस और बाकी 5 क्वेश्चंस हम लोगों का शेयर में से हैं, क्योंकि बाकी जो है वो आपका फॉर्मूला बेस्ड है। हम लोग आपको या तो स्टीरअप निकालने कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, तो वो क्योंकि आपको एक ही फॉर्मूला पे चलता है, SV = 0.87 FY ASV डिवाइडेड बाई VUS। और ये VUS जो होता है ये आपको क्या हो जाता है, VU माइनस टाउ CBD। मतलब टाउ CBD आपका क्या है, शेयर रेजिस्ट करने का कैपेसिटी है कंक्रीट का, हम लोग यही डिस्कस किए थे। तो जब आपका शेयर फोर्स में से आप कंक्रीट का कैपेसिटी हटा देते हैं, उसके बाद जितना फोर्स रिमेनिंग रह जाता है वो रेनफोर्समेंट लेता है। तो वो वाले फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिंग निकालते हैं, क्योंकि हम लोग टोटल शेयर फोर्स के लिए तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि टोटल शेयर फोर्स में से कुछ जो है वो आपका कंक्रीट रेजिस्ट कर ले रहा है। जो अगर ये नहीं, अगर मान लीजिए आपका ये वाला वैल्यू ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका VU अगर 100 है और टाउ CBD अगर 120 है, तो स्टीरअप देने की हम लोगों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का 100 का फोर्स आ रहा है और कंक्रीट का अपना कैपेसिटी 120 किलोन्यूटन अगर रेजिस्ट करने का है, तो हम लोगों को रेनफोर्समेंट देने की क्या जरूरत है। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, नॉमिनल रेनफोर्समेंट से चला देते हैं, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उतना हम लोग चला देते हैं। और नहीं तो क्या होगा, हम लोगों को फिर कैलकुलेट करना पड़ता। अगर ये 120 और ये 100 आता तो 20 रिमेनिंग रह जाता, वो 20 कंक्रीट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते, ये टोटल कैलकुलेट करके स्पेसिंग और डायमीटर निकालते कि कितना mm का स्टीरअप हम लोग देंगे और कितने स्पेसिंग पे देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग, तो ये वाला आपका क्या होता है कि ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपका वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए होता है। तो या तो आपको हम इससे कोई आपको कैलकुलेट करने के लिए देते हैं, तो क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी आप इसको पढ़ेंगे, ये आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है शेयर से, तो इसलिए हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस नहीं किए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेयर एनफोर्समेंट इन RCC बीम इज प्रोवाइडेड व्हेन। हम लोग ये डिस्कस कर ही रहे थे कि हम लोग RCC बीम में शेयर एनफोर्समेंट कब देते हैं, जब हम लोगों का ऑप्शन दे रहा है आपको टाउ V इज ग्रेटर देन टाउ C। टाउ V क्या होता है, ये चीज क्लियर समझ लीजिए। टाउ V जब आप देखेंगे, जब आप V आएगा, टाउ तो आपको शेयर के लिए हम लोग देते हैं, V जब आपका आएगा इसका मतलब है कि ये आपका आएगा नॉमिनल स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कह लीजिए इसको। तो मतलब ये आपका स्ट्रेस है, इस पे ध्यान देना है कि V जब आ रहा है टाउ V, तो ये आपका स्ट्रेस है। और जब आप टाउ C लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, सेम रहेगा, नॉमिनल शेयर, उसके बाद ये आपका आ जाएगा स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि टाउ V क्या है, आपका फोर्स की वजह से आ रहा है, टाउ C क्या है, आपके सेक्शन का कैपेसिटी है। तो आपको हमेशा याद रखना है टाउ C मतलब है कंक्रीट, तो कंक्रीट का आपका शेयर का स्ट्रेंथ कितना है, ये है आपका टाउ C। अब आपको पहला ऑप्शन दे रहा है टाउ V इज ग्रेटर देन टाउ C, मतलब आपका स्ट्रेस जो है वो आपके स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो हम लोग उस समय देते हैं। लेकिन उसका कंडीशन भी है, हम लोग इसको, अच्छा दूसरा ऑप्शन पहले हम लोग देखते हैं, टाउ V इज ग्रेटर देन टाउ C मैक्स। तो वैसा तो नहीं होता है, हम लोगों का टाउ V जैसे ही टाउ C से ग्रेटर हो जाता है हम लोग तब दे देते हैं, लेकिन टाउ C मैक्स से, जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे आपका टाउ V जो है ये आपका कम रहना चाहिए, ये इसका एक कंपल्शन है। तो इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है टाउ V ग्रेटर देन टाउ C मैक्स, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर टाउ C मैक्स से आपका ग्रेटर ही आ गया अगर टाउ V, इसका मतलब है कि आपको रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको पूरा सेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, टाउ V इज ग्रेटर देन टाउ C, लिखा है टाउ C इज लेस देन टाउ V विच इज लेस देन टाउ C मैक्स। इसका मतलब क्या है कि आपका टाउ V जो है ये टाउ C से ग्रेटर है, मतलब आपका कंक्रीट रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है स्ट्रेंथ, आपको शेयर के लिए रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये आपका टाउ C मैक्स से आपका कम है। तो यही वो आइडियल कंडीशन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपका मिनिमम कैपेसिटी है कंक्रीट का, ये आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है कंक्रीट का, इसके बीच में अगर आपका फोर्स आता है तो रेनफोर्समेंट देंगे, अगर इससे ज्यादा आता है तो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, हम लोग पूरा सेक्शन चेंज करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसलिए रॉन्ग हो गया था क्योंकि टाउ V ग्रेटर देन टाउ C मैक्स बोल रहा था, मतलब यहां कहीं टाउ V आ रहा है, यहां पे ही आपका टाउ C मैक्स जो है वो खत्म हो जाता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका इसलिए रॉन्ग हो गया था। थर्ड वाला ऑप्शन में कह रहा है कि टाउ V ग्रेटर देन टाउ C है, बिल्कुल करेक्ट है, ये हम लोग देंगे, और टाउ C मैक्स से भी कम है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला वाला जो आप ऑप्शन पढ़े थे टाउ V इज, यहाँ ऑप्शन था टाउ V इज ग्रेटर देन टाउ C, ये आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था, ये ऑप्शंस करेक्ट है, टाउ V ग्रेटर देन टाउ C होगा तभी आप देंगे, लेकिन इसमें ऑप्शंस में एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है टाउ C मैक्स के बारे में, तो आप फिर इसको करेक्ट नहीं बोल सकते हैं, इसको आप कहेंगे कि ये पार्शियली करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसके साथ में एक और चीज होना था कि ये टाउ V जो है ये लेस देन टाउ C मैक्स होना था, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 13 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 13 क्वेश्चंस है जो हम लोग यूनिट नंबर 5 शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ में से चूज किए थे। अब आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग स्लैब एंड कंप्रेशन मेंबर जो हमारा कॉलम था, इन स्लैब और कॉलम दोनों से कंबाइन करके हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस कर लें।
क्योंकि आपके स्लैब में 1 वे स्लैब होगा, 2 वे स्लैब होगा, उसमें से भी आपके क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत लेंदी क्वेश्चन उसमें से ऑब्जेक्टिव का नहीं होता है। तो उसमें हो सकता है कि हम लोग इसी टाइम में उस दिन 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। तो हम लोग दोनों यूनिट को कंबाइंड करके नेक्स्ट वाले क्लास में ही कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर ले। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हम लोग जो आज ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।